नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 64,000 नए केसेस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 64,000 नए केसेस आए सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24,59,000 के पार हो चुका है। कोरोना से अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में कोरोना के 64,000 नए केसेस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के पार हो चुका है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। देश में कोरोना का विस्फोट जारी है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है संक्रमण को रोकने की। ऐसे में ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है देश में कोरोना का, ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उसके बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में 1,44,775 कोरोना संक्रमित है। ये बड़ी और अहम जानकारी। 24 घंटे में 4,537 पॉजिटिव हैं। 50 की मौत हो चुकी है। अब तक 88,786 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। प्रदेश में 49,709 सक्रिय मामले अभी भी हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में क्या कुछ हाल है कोरोना का। तो कोरोना से अब तक 2,280 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के लगातार अगर बात करें तो 4,000 से अधिक संक्रमित केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अब तक 88,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 49,709 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से अब तक 2,280 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,537 नए मामले सामने आए और 50 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ ही साथ प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,44,775 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 88,786 मरीज कोरोना संक्रमण के मुक्त हो चुके हैं और फिलहाल अभी भी 45,000 से अधिक लोग सक्रिय हैं। इस महामारी के चलते प्रदेश में अब तक 2,280 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना मृत्यु दर 1.6 है और जबकि रिकवरी रेट की बात करें तो 61.2% है। प्रदेश में 22,408 एक्टिव केसेस अभी भी होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। अब संक्रमितों में अगर बात करें तो 43,101 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं। इनमें से 20,398 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सैंपल टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में 621 नए मरीज मिले हैं। कानपुर में 358, प्रयागराज में 220, गोरखपुर में 308, बलिया में 165। और वहीं यूपीडा और नौसेना के बीच मेक इन इंडिया के तहत करार हो गया। इसके साथ ही देश की सेना के लिए उपकरण और हथियारों के लिए रास्ता खुल गया है, जो उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाएगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से यूपी में रक्षा उद्योग कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा हुई थी और अब यूपीडा और नौसेना के बीच करार हुआ है। इस पर क्या कुछ कहना है सीएम योगी का, आइए सुनाते हैं आप।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज एमओयू हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस एमओयू के माध्यम से भारतीय नौसेना और वही उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने नामांकन भर दिया है। नामांकन भरे जाने के दौरान सीएम योगी वहां पर मौजूद थे। सपा नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को चुनाव होगा। हालांकि निषाद का राज्यसभा में निर्विरोध जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके विरोध में अब तक किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अपने सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण को भी मैं कोटि से प्रणाम करते हुए सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मैं सबका कोटि से धन्यवाद देता हूँ। कितना लाभ मिलेगा समाज को, क्योंकि अब आपको यहाँ पे नॉमिनेशन आ जाता है, निकल के अगर आप बन जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा? पूरे देश को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो निचले पौधान से लेकर के सबके लिए जो कार्य करने का काम किया है, सबके हितों की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। हम सब उसमें एक कड़ी होंगे जो उसी के जो संविधान के अंतर्गत जो भी हमारा निर्वहन होगा उसका पूरा अच्छी तरह से जो और वही गाजियाबाद में हुई बारिश की वजह से सीए और लगातार दफ्तरी जो हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। यानी कि वहां के जो लोग हैं वो जलभराव से काफी परेशान हो चुके हैं। सिर्फ अधिकारी के दफ्तर ही नहीं बल्कि मुख्य सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तो वही कानपुर में भी बारिश का कहर देखने लायक था। आपको बता दें कि दुकानों में रखा लाखों का माल बर्बाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने पनकी रोड पर जाम लगा दिया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नगर निगम की पोल किस तरीके से खुल गई है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वह दूसरी ओर बारिश से जलभराव इतना हो गया कि दुकानों में पानी घुस गया। गोंडा में नेपाल के बैराज से छोड़े गए लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद घाघरा नदी अपने उफान पर है। घाघरा के दिनों दिन बढ़ते जलस्तर के कारण करनैलगंज के नकहरा गांव और उसके आसपास के कई मजरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से यहां रहने वाले लोग और उनके पशु प्रभावित हुए हैं। वहीं तरबगंज के भिखारीपुर सकरौर बांध जो लगभग 50 मीटर तक पिछले हफ्ते कट गया था, उसके पीछे के रास्ते से भी लगातार बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर रहा है, जिससे वहां के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग अब बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हो चुके हैं।
हालांकि प्रशासन ने बाढ़ के हालातों पर अपनी नजर बनाए रखने की बात तो कही है, लेकिन गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से न केवल ग्रामीणों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया, बल्कि उनकी हजारों एकड़ की फसल भी बाढ़ की चपेट में आने से बर्बाद हो गई। और वही उन्नाव में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से शहर के प्रमुख स्थानों में जलभराव हो गया। डीएम आवास हो या एसपी ऑफिस, हर जगह पानी ही भरा दिखा। वही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। बारिश और तेज हवा की वजह से कई पेड़ भी धराशायी हो गए। वही पेड़ गिरने की वजह से जगह जगह भी जाम लग गया। उन्नाव जिला न्यायालय परिसर भी पानी पानी हो गया। वकीलों और स्थानीय लोगों ने जलभराव से नगर पालिका और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। वाराणसी में तमाम नदियों के साथ साथ वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि यहां गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन मल्लाहों संग गंगा किनारे रहने वाले बाशिंदों के लिए समस्या बढ़ रही है। गौरतलब हो कि अन्य वर्ष की अपेक्षा इस बार गंगा नदी के जल में बढ़ाव काफी धीमी गति से हो रही है। नहीं तो इस महीने में गंगा अपने उफान पर हुआ करती थी। मल्लाहों ने बताया कि अभी हम सबको नौका चलाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन अगर गंगा का जलस्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो जल्द ही गंगा में नौका संचालन बंद हो जाएगा और मल्लाहों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वाराणसी में तमाम नदियों के साथ साथ वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ देखने को मिला, आइए देखते हैं। बनारस में भी गंगा धीरे धीरे बढ़ रही है। बनारस में भी गंगा में बढ़ाव देखा जा सकता है। अभी मैं बनारस के प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे खड़ा हूँ और जो 84 घाट बनारस के हैं उसमें ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा घाट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि गंगा की जो लहरें हैं, लहरें तो तेज़ हैं और बढ़ाव भी है। हालांकि अभी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे बह रही हैं गंगा, पर जिस स्थिति से जिस तरीके से गंगा बढ़ रही हैं तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा खतरे की बात होगी, क्योंकि बनारस के जो भी निचले हिस्से हैं वहाँ वो बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा और उससे जो जनता है, वहाँ की जो रहवासी जनता है, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। तो आप देखिए मेरे साथ में एक नाविक खड़े हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लवकुश जी, गंगा में बढ़ाव कब से हो रहा है? 20-25 दिनों से हो रहा है। 20-25 दिनों से हो रहा है गंगा में बढ़ाव। अभी तक गंगा 15 फीट बढ़ चुकी हैं और खतरे के निशान से बहुत काफ़ी नीचे हैं। कम से कम 30 फुट पानी और बढ़ेगा तब खतरे उतरे का संभावना है। अच्छा, अभी मतलब खतरे के निशान से बहुत नीचे हैं, काफ़ी नीचे। अच्छा, जिस गति से बढ़ रही हैं तो कितने दिन में ये खतरे के निशान पे पहुँच सकती है? माँ गंगा का देन है कि उनकी मर्जी को उतना कोई जानकारी नहीं। अभी बरसात होने लगेगा, पानी आगे से छूटेगा तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कभी दिसंबर अगस्त में हम लोग नहीं देखे थे कि पानी इतना कम 50 साल से, लेकिन इस साल जो चीन का पानी जो नेपाल छोड़ दिया, बिहार डूबने लगा, रेंडम तिहरी बांध खोल दिया। इसके कारण गंगा में बनारस में बाढ़ नहीं हुई। इस बार संभावना नहीं है बाढ़ आने की? इस बार बाढ़ की संभावना नहीं है, लेकिन कुदरत के आगे कोई बता नहीं सकता है। जी बिल्कुल, कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि इनका कहना था कि इस बार जिस गति से जो गंगा बढ़ रही है, संभावना कम है कि बनारस में बाढ़ आए। हालांकि गंगा बढ़ रही हैं, शनै शनै बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह बढ़ती रहीं तो कह सकते हैं कि बनारस में भी कुछ विभीषिका बाढ़ की देखने को मिलेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और वही उन्नाव में नहर विभाग की लापरवाही से शहर क्षेत्र के गदन खेड़ा मोहल्ला में शारदा नहर कट जाने से 400 से कानों में नहर का पानी घुस गया। बारिश के बीच घरों में घुटनों तक पानी आने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सदर कोतवाली पुलिस और नहर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने नहर विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर रोष व्यक्त किया है। डीएम ने मौके का निरीक्षण कर नहर विभाग के अधिकारियों को जमकर
फटकार भी लगाई और समस्या निदान के निर्देश भी दिए। और वही प्रदेश में मानसून की बारिश के बाद कई जिलों में सड़कों से लेकर गलियों तक में पानी भर गया। 3 जिलों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां बारिश के बाद शहर की महापौर ट्रैक्टर पर हाल जानने के लिए निकले। वह दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर सड़कों को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि यह सड़क है, पूरी तरीके से लबालब तालाब की तरह नजारा देखने को मिल रहा है। वह तीसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां नेपाल की तरफ से छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक पानी से कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। और वही बहराइच में 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से बहराइच में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भयानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ से परेशान ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर ऊंचे पहाड़ों पर रहने को विवश हो रही हैं। घाघरा नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है और वहीं एलिग्न ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ से घिरे ग्रामीण जीवन को बचाने के लिए बांधों पर सहारा लिए हुए हैं। वहीं अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तरफ से अगर राहत की बात की जाए तो बाढ़ पीड़ितों के पास अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है। बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम इस समय घाघरा घाट पे मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पीछे जो आपको पुल दिखाई पड़ रहा है, इस पुल के ऊपर जो लोग आ जा रहे हैं उनसे सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि जो भी वाहन इस पे चलेंगे वो बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे। कि वजह इसका ये बताया जा रहा है कि जो पानी है वो पुल को छूने को बिल्कुल बेताब है। हम इस समय केंद्रीय जल आयोग स्थल पर हम इस समय यहाँ मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जल स्तर है वो 107.076 यानी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर यहाँ पे इस समय घाघरा नदी बह रही है। हमारे साथ यहाँ केंद्रीय जल आयोग के यहाँ पे कर्मचारी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि घाघरा किस तरीके से ऊपर लगातार बह रही है। ये जो घाघरा नदी है ये किस तरीके से बह रही है? फिलहाल तो अभी तो मतलब रुकी हुई है, कल तो तेज़ी से बढ़ रही थी। जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है जी। क्या कहेंगे आप? अभी तो मालूम आगे से नदी घट रही है, यहाँ भी घटने की उम्मीद है, आज से घटने की उम्मीद है जी। लेकिन तमाम गांव डूबे हुए हैं। जी, यहाँ के सारे तमाम गांव डूबे हुए हैं पानी में, लोग परेशान हैं। पूरा घर यहाँ डूबा हुआ है, यहाँ से बंदे पे लोग रह रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो पानी जो बढ़ रहा है घाघरा का, उससे जो ये लोग हैं वो पूरी तरीके से देखिए बंधे पे आ गए हैं और यहाँ पर वो अब जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए किस तरीके से ये लोग त्रिपाल लगा करके और उसके अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो इस समय बरसात और बाढ़ ये दोनों जो है पूरी तरीके से लोगों को परेशान रखा है और भारी तबाही मचा रहा है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।